हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इजराइल फिलिस्तीन जंग में एक बहुत ही अहम वाकया हुआ है। वो ये कि कल 25 दिसंबर था और वहां पर जो क्रिश्चियंस की जो मेन दुआ होती है वहां पर बेथलेहम में, वो नहीं हो पाई। जंग का असर इतना कि जंग का दायरा बढ़ रहा है। हूथी हमले कर रहे हैं, जहाजों को रोक रहे हैं और धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से कि जिब्राल्टर स्ट्रेट को भी बंद किया जा सकता है। यानी इजराइल को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कहते हैं कि बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी कीमत हम अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हमास को खत्म किया जाए। अमेरिका भी कंफ्यूजिंग सिग्नल दे रहा है। वो कहता है कि एक तरफ सिविलियंस की जान बचनी चाहिए, लेकिन हमास खत्म हो जाना चाहिए। हमास और गजा के लोग क्या अलग अलग हैं? क्या उस थ्योरी को अब भी ठीक माने जो बनाने की कोशिश की जा रही थी? बार अब से पहले जैक सुलिवन ये कह चुके हैं, जो अमेरिका के एनएसए हैं, कि उनकी जबान में टेररिस्ट और वहां के लोग एक ही जैसे हैं। कुछ लोगों ने तो इस हद तक कहा कि ये लोग जानवर हैं, इन्हें जीने का हक नहीं है। क्या कुछ है? जंग किस तरफ जा रही है? कैसे हालात हैं? 80 दिन हो गए। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में? क्या कुछ होगा? ये सब समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान सीनियर जर्नलिस्ट जॉन दयाल साहब मौजूद हैं। वो कई मुल्कों में फॉरेन करस्पॉन्डेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं, कई जंगों को भी कवर कर चुके हैं। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि एक ह्यूमन बीइंग, एक क्रिश्चियन, एक जर्नलिस्ट होने के नाते जो ये बेथलेहम में कल दुआ नहीं हो पाई, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और पूरी दुनिया की तारीख में क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? इस जंग की वजह से, नेतन्याहू की जिद की वजह से, क्या है ये? आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये कोई कैसे देख सकता है? आंखों में आंसू लाकर ही देख सकता है। बेथलेहम मैं कई बार गया हूँ। ये जो दरगाह है, चर्च है, चर्च ऑफ नेटिविटी, माना जाता है कि ये उसी जगह पर है जहाँ पर मेंजर था, जानवरों का खाना दिया जाता था 2000 साल पहले। हालांकि सच है कि तब भी जो बादशाह था हेरोद, रोमन्स राज करते थे, मगर इमीडिएट बादशाह यहूदी हेरोद था। तो उसने मसीह के जन्म की बात सुनने के बाद तकरीबन 2000 बच्चों का कत्ल करवा दिया, क्योंकि उसको पता नहीं कौन सा बच्चा मसीह है। किसी को भी नहीं पता था जवाब क्या रहा। तो मेरा ख्याल है शायद वही मौका होगा पहला जब वहां पे रोना हुआ होगा, खुशी की जगह। और उसके बाद आज बड़े दिन को ऐसा आया है कि वहां पे दुआ नहीं हुई है। वहां पर मैं कई साल पहले वहां के बिशप ने मेरे से पूछा था, क्योंकि ये जो सरकार है इजराइल की, ये किसी को बख्शती नहीं है, चाहे मुसलमान हो या ईसाई हो। तो दोनों कौमों के लिए नौकरियां, बाकी चीजें, बिजनेस बड़ा मुश्किल है। और ज्यादातर ईसाई लोग बेथलेहम को छोड़ने के चक्कर में थे। तो बिशप साहब मेरे से पूछ रहे थे कि वो दिन भी आ सकता है जब शायद बेथलेहम में ईसाई ना हो, और आप जैसे ईसाइयों को, दुनिया के ईसाइयों को, अमेरिका के ईसाइयों को कैसा लगेगा कि मसीह के जन्म स्थल पर ईसाई नहीं है। और आज वो बात मेरे को बड़ी झंझोड़ रही है, क्योंकि ईसाई होते तो दुआ होती। अब ईसाई हैं और उन्होंने दुआ मांगने से मना कर दिया है कि इस बात में जब 5000 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, औरतें मारी जा चुकी हैं, अस्पतालों में बॉम्बिंग हो चुकी है, किस जिगर से हम दुआ मांगेंगे? कहां से हम वो अंदर से ताकत लाएंगे कि हम अल्लाह को, खुदा को, ईसा को याद कर सके? और हम सब के लिए भी, पूरे दुनिया में
और हालांकि मेरी तरह अमेरिका का राष्ट्रपति भी कैथलिक है, उसके दिल में भी हो रहा होगा कि खुशी मनाए या ना मनाए, गिरजा जाए या ना माए, हम गए, रात को गिरजा गए, क्योंकि वो भी जरूरी है। और जाके वहां पर हर जगह, मेरे गिरजाघर में भी दुआ मांगी जा रही थी कि पैलेस्टीन में, गाजा में अमन आए, शांति आए और जल्द आए। तो ये एक तरीके से जो मौका था बेतलेहम में दुआ ना मांगकर, उसने जो कसर बाकी थी दुनिया भर में फिलिस्तीनियों की तरफ हमदर्दी की, उसको एक बड़ा जोश दिया है। और आज की तारीख में मेरा ख्याल है कि अमेरिका में भी बड़े दिन के दिन लोग दुआ मांग रहे होंगे कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि इसके जो हाथ पांव हैं, इसके टेंटिकल्स जो हैं, वो कई जगह घूम रहे हैं। हिंदुस्तान में हम लोग हैं, हमारे पानी के जहाज जिनमें तेल जाया जाता है, जिसमें मिनरल्स जाते हैं, उनके वो अटैक में आ गए, क्योंकि झंडा उनका हिंदुस्तान का है, कंपनी किसी और देश की है, मगर रसद उनकी जा रही है या तो इसराइल को या उसके हिमायतियों को। और उसके ऊपर कई देशों ने गुस्सा किया है कि इसको रोका जाए। और आज एक आध देश ने उस जहाजों के ऊपर रॉकेट से या जो भी उनके पास हथियार है अटैक किया है। आपके चैनल में पहले भी बताया गया था कि अमेरिका ने खुद शुरुआत की दोनों जगह, मेडिटरेनियन में भी और खाड़ी में भी, ज्यादा मिलिटराइजेशन करने के लिए अपने बड़े से बड़ा जो उनका पौध हो सकता है, जहाज, जंगी बेड़ा हो सकता है, दोनों जगह उन्होंने फैलाया है। और उसका असर, जो बीज उसमें बोए थे, उसका असर आज हो रहा है, जब ईरान कह रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो आप रेड सी को एक तरीके से मिलिटराइज कर देंगे, मेडिटरेनियन को मिलिटराइज कर देंगे, और अरब की खाड़ी और इंडियन ओशन को। ये कोई जो भी अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद देश हैं, उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ रही है दुनिया के ऊपर, यूक्रेन के तेल के की वजह से, और यहाँ पे तेल की जो पूरा रूट है एक तरीके से खत्म हो गया। और अगर मेडिटरेनियन में रशिया, ईरान और उनकी वार्निंग है कि वहां को अगर आप ज्यादा मिलिटराइज करेंगे तो मेडिटरेनियन के अंदर जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर भी कहा जा सकता है उसको, उसका जो छोटा मुंह है वहां से जहाज आते जाते हैं, उसको अगर बंद कर दिया गया तो हिटलर के जमाने में हिटलर को डिफीट करने के लिए वहां पे बंद किया गया था। ये गन्स ऑफ नेवरो बड़ी बड़ी फिल्में बनी है कि अगर इससे बेड़ा रोक दिया जाए तो कितना बड़ा असर होता है। तो ये कुछ अच्छा 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 जॉन दयाल साहब, माफ कीजिएगा, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। आपसे पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई थी तो आपने काफी उम्मीद जताई थी कि 25 दिसंबर बड़े दिन से पहले जंग बंदी हो सकती है। आपको क्या लगता है, एक पत्रकार के तौर पर, ऐसे पत्रकार के तौर पर जिसने जंगें कवर की हैं, जंग बंदी ना होने में, यानी जंग बंदी को रोकने में ना हो पाए, इसमें कौन ऐसी रुकावट बना हुआ है, क्या है, क्यों पूरी दुनिया को ये कीमत अदा करनी पड़ रही है कि जहाज पूरे अफ्रीका को एनसर्कल उधर से घूम करके आना पड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि तेल की कीमत $4 से $5 पर बैरल बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। आपको क्या लगता है जंग बंदी क्यों नहीं हो पा रही? ये आपने खुद ही कहा था पहले अभी कि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति बड़ी दुविधा में हैं। इजराइल से कह रहे हैं लड़ाई जंग जारी रखो, हमसे कह रहे हैं कि बड़ी खराब हो रही है, कि सिविलियन और बच्चे मारे जा रहे हैं। तो जो फोक्ड जुबान है, सांप की तरह कटी हुई जुबान है, वो कौन सी असल भाषा बोल रहे हैं एक तरीके से कहना मुश्किल है। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा था, लड़ाई चल रही है, मगर उसके अलावा कई जगह पीस टॉक चल रहे हैं। सेकेंड ग्रेड पर, थर्ड ग्रेड पर, अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले अगले साल, बड़े किस्म के दबाव आ रहे हैं सरकारों के ऊपर। तो असल में अगर आप कहें कि कौन कह रहा है इनको शय दे रहा है, तो अमेरिका है, साफ बात है। हर उसके बेड़े सब तरफ है, सब कुछ का है। बाइडेन चाहे तो कल इनको कह सकते हैं रोक दो,
मगर उनका जो बाइबल बेल्ट है, उनका जो यहूदी बेल्ट है, उसके डर के मारे शायद वो जबान कतरा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी और लोगों से ज्यादा कहलवाया जाए और इसराइल उनकी बात माने। इसराइल के पास एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो भी फंसे हुए हैं। अगर यहाँ पे अग्रेसिव ना बने रहे तो फरवरी में उनकी ट्रायल होने वाली है। उनके ऊपर बड़ा शाही मुकदमा है कि उन्होंने एक देश के साथ एक तरीके से करप्शन की वजह से गद्दारी की है। ये छोटा मोटा नहीं है, ये तो अगर केस के खबर मिलते ही इनके ऊपर आफत आ जाती है। अब लड़ाई इनके लिए एकमात्र, और बाकी देशों में भी होता है कि आप शस्त्र हिलाते हैं, तीर कमान अपना हिला के आवाज करते हैं क्योंकि आपकी गद्दी थोड़ी खतरे में लगती है और आप सोचते हैं कि अगर देश को लड़ाई में जूझ जाए तो जैसे उन्होंने चर्चिल को माफ कर दिया था कुछ दिनों के लिए, हमको भी माफ कर देंगे। ये गलत फहमी है लोगों की, क्योंकि एट्रिशन इसराइल के पास भी ऐसा तो कोई कारखाना नहीं है जिसमें कारतूस बनते ही जा रहे हैं। अमेरिका से ही आते हैं उसके पास कारतूस। उसको अभी भी अमेरिका ने एक और बैच दिया था। ये कोई हमास के पास भी पूरा इतनी हथियार नहीं है कि 100 साल की लड़ाई लड़ ले। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, आप कह रहे हैं, जैसे मैं पहले भी कहता, लड़ाई कल भी बंद हो सकती है और कुछ चल भी सकती है। यहाँ पर दुनिया की हमदर्दी पैलेस्टीन के बच्चों के साथ है। क्या वो बच्चे और हमास अलग चीज है, एक ही चीज है? कौन कह सकता है? वहां पर हमास और बच्चे एक ही है, मगर जिस तरीके से इजराइल कह रहा है उसके उल्टा किस्म से एक ही है कि ये दोनों के ऊपर जो हो रहा है इसमें लोगों की सिंपैथी कहाँ होगी? सबको पता है कहाँ होगी। अच्छा अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ, ये भारत के जहाजों पर भी, भारत आने वाले जहाजों पर भी हमले हो रहे हैं और भारत वो मुल्क है जिसके प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ये कहा था कि हम इजराइल के साथ हैं। तो इजराइल के साथ आइडेंटिफाई होकर के क्या भारत और खास तौर पर इजराइल के साथ क्या दोस्ती की कीमत पर भारत में तमाम मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, जिसमें तेल की महंगाई, बाकी चीजों की महंगाई, वो नेतन्याहू की जिद, या ये कहिए कि जंग को बंद ना करने की कोशिश अमेरिका की, उसके नतीजे में भारत समेत बहुत से मुल्कों के लोगों को उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी और इसराइल को भी करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान ने तो जब भी ऐसे कदम उठाता है जहां पे वो वॉर मॉन्गर्स के साथ जाता है, जिसमें अमेरिका भी है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन के ऊपर आप करे जा रहे हो परेशान, उसके भी कभी ना कभी उसका असर हमको देखने को अनफॉर्चुनेटली मिलेगा। आज की तारीख में सारे डिसीजन तो प्रधानमंत्री लेते हैं, उसमें फॉरेन मिनिस्टर का कोई दखल तो है नहीं, ये तो बात माननी पड़ेगी। उनका जो फीडबैक है वो प्रधानमंत्री कभी मानते हैं कि नहीं मानते। मगर एक बात तो है, हिंदुस्तान ने और मिस्टर मोदी ने जो शुरू में जो अग्रेसिव पोस्चर लिया था अपने इंडिया के कंसोलिडेट करने के लिए, जो उनके साथ देते हैं हिंदुत्व के लोग वगैरह वगैरह, इस्लामोफोबिक लोग जो साथ देते हैं, उसको कंसोलिडेट करने के लिए वो एक तरीके से उन्होंने जोश में इजराइल का समर्थन तो कर दिया और उसके बाद वो ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है और उसको धीरे धीरे करके विड्रॉ कर रहे हैं। ये जहाज के ऊपर जो अटैक हुआ है इसका एक बड़ा असर होगा कॉर्पोरेट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। जहाजों के ऊपर इंग्लैंड में और बाकी देशों में इंश्योरेंस कंपनीज का बहुत जोर रहता है, क्योंकि अगर जहाज डूब जाता है, लड़ाई में हो गया तो फर्क बात है, इसका जो शेयर होल्डर्स है सबके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। तो ये जहाजों के ऊपर जब बमबारी होती है, आप सोच के चलिए ये कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर होती है, ये जहाजी पोत नहीं है, ये कॉर्पोरेट पोत है। और इनके ऊपर जब आ जाता है तो सरकारों के ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रेशर आता है, पूरे उनका जो इंडस्ट्रियल बेस है उसके ऊपर से आता है। हिंदुस्तान ढोलक पीटे जा रहा है कि हम तीसरी बड़ी चौथी बड़ी इकोनॉमी को करेंगे, उसके ऊपर इस बातों से धक्का लगता है। तो आज की तारीख में मैं शुरू से कह रहा हूं यहाँ पर कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी आवाज, और कितनी भी उनकी आवाज में ताकत है, उसका इस्तेमाल करके सीज फायर के लिए
इसराइल को जो उनका दोस्त है और अमेरिका को जो उनका दोस्त है, उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। अच्छा, ये प्रेशर कितना काम आएगा, क्या होगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो सी रूट्स के बंद करने का सिलसिला है, बाबल मंदब, रेड सी का रास्ता, वो इस वक्त बंद है और बहुत से जहाजों की कंपनियों ने अपने रूट बदल दिए हैं। अब ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि अगर गाजा पर बमबारी जारी रही तो जिब्राल्टर समेत कई जो सी रूट्स हैं मेडिटरेनियन के लिए, वो रास्ते बंद किए जा सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली ईरान के लिए कैसे पॉसिबल है, जो जिब्राल्टर को अगर जोग्राफियाई उसके नक्शे पर देखें, एक तरफ स्पेन है, दूसरी तरफ मोरक्को है, ये दोनों इजराइल के दोस्त मुल्क हैं, क्या कुछ है, कैसा हो सकता है, क्या इम्कान है इसके? नहीं, आपने ठीक भी कहा और एक आप भूल गए। स्पेन यूरोप में है, मोरक्को अफ्रीका में है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है और इनके आपसी जो ट्रेड है लिमिटेड ट्रेड से। रूट बंद होने का मतलब है, अगर जैसे मान लिया जापान से जाना है कोई चीज इटली, उसको या तो पैसिफिक रूट लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद कहीं से इंग्लैंड से या पेरिस से हवाई जहाज का थ्रू आना पड़ेगा। कोई नदियां तो है नहीं। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अभी तक एशिया के इंडियन ओशन से होकर अदन से लेके ऊपर चली जाती थी, उसको अगर रूट बंद हो जाता है तो उसको अब जाना पड़ेगा पूरे अफ्रीका के नीचे, डरबन, साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग, उधर से होता हुआ। ये इसी रूट को तो कम करने के लिए यूरोप से 600 साल पहले लोग चले थे, वास्को ड गामा इसी रूट को कम करने के लिए चला था और उसको आप फिर उसी जगह ले आएंगे। तो इकोनॉमी दाम है चीजों के, उनके ऊपर मान के चलिए 50% टैक्स लग जाएगा ट्रांसपोर्ट का। तो ऐसी इन हालात में तो लोगों के लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी। ऑलरेडी बहुत से मुल्कों में महंगाई और जंगों का असर और सारा कुछ पैसा हथियार कंपनियों की तरफ जाता हुआ जो नजर आता था, अब खाने पीने की चीजें भी अगर महंगी होंगी तो लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। अब आपको क्या लगता है कि ये जंग अभी इसी तरह से चलेगी या कोई ऐसा होगा जिसमें इजराइल की तरफ से भी थकने के इशारे तो मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कबूल करना जरा मुश्किल हो रहा है कि हम हार गए, क्या कुछ होगा? देखिए, इजराइल हर रोज कबूल कर रहा है कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और उस सेंटेंस को इमीडिएटली कह देता है कि मगर उतने नहीं मारे गए जितना हमास कह रहा है। वो तो साफ बात है भैया, हमास अपनी बात कहेगा। आप मान रहे हो ना कि आपके 300, 350, 400, 500, 1000 जितने भी आप कह रहे हो लोग मारे गए, सिविलियंस मारे गए। सिविलियंस ने, हमास ने उनका कत्ल नहीं किया, वो सुरंगों में मारे गए। आप जब अटैक करेंगे तो वहां पे बच्चे भी मारे जा रहे हैं, आपके लोग भी मारे जाएंगे। तो ये बात है। एक आपने बात उठाई है कि जंग कितनी देर चल सकती है। आप यूक्रेन का देखिए, यूक्रेन में जंग चाली अब तो साल भर से ज्यादा हो गया है। और दो बड़ी ताकतें नेटो जो यूक्रेन के साथ है और रशिया लगी हुई हैं, मगर आज की जो उनका इंटरैक्शन है, लड़ाकू इंटरैक्शन, वो टेक्निकली रह गया है बस। तो ऐसा नहीं है कि हर रोज 1 लाख आदमी मारा जा रहा है जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होता था, वो नहीं है। बड़ा लो की हो गया है। बल्कि जेरूसलम की खबरों के चलते हुए उनकी खबरें भी पूरी तरह पेज वन पे नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर कुछ हद तक तो इजराइल कहेगा कि जो उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो खत्म हो गया है। उन्होंने हमास ने जो 7 अक्टूबर को अटैक किया था उसका बदला ले लिया है। 1 और 10 की वो मांग रहे थे, 1 और 100 की भी कई बेवकूफ मांग रहे थे, मगर इजराइल के मिलिट्री डेथ प्लस सिविलियन डेथ की संख्या फालस्तीनियों सिविलियन डेथ के और हमास के मिलिटेंट से कई ज्यादा है। तो उनका टेक्निकल ऑब्जेक्टिव अगर वो चाहें तो कह सकते हैं हमारा पूरा हो गया है। और उसके रहते हुए अभी निगोशिएटर्स की बात है, कई देशों से चल रहे, इजिप्ट का बड़ा पावरफुल आया है, एक सीक्वेंस आई है कि आप फेज 1 बंद करेंगे, फेज 2 बंद करेंगे, फेज 3 बंद करेंगे तो ये होगा, इतने लोग माफ किए जाएंगे, इतनी लड़ाई बंद होगी। इन सब चीजों के ऊपर मेरा ख्याल है
इसराइल भी गौर कर रहा है, नेतन्याहू भी कह रहा है कि शायद अगर कुछ तरीके का सीज फायर हो जाए कि उसकी नाक भी बची रहे और मामला भी सुधर जाए, तो अब जब फरवरी में उसके ऊपर आएगा चार्जेस, शायद उसको कुछ मोहलत मिल जाए। इस वक्त मेरा ख्याल है ऐसा कोई पार्टी नहीं है इस लड़ाई की जिसको शांति की जरूरत ना हो। अच्छा, एक ताजा खबर ये आई है कि एक इजराइल की फौज का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एलीट फोर्स कहलाती है, गोलानी ब्रिगेड, वो गाजा में लड़ने से उसने इनकार कर दिया और उसने विड्रॉ किया, और विड्रॉल के बाद वो डांस कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, ऐसा लगता है कि शायद जान बच गई है। क्या ये कितना कमजोर करेगा नेतन्याहू के विल पावर को? इसको तो आप ये भी मान सकते हो कि फेक न्यूज है, एआई एडेड न्यूज है। इसको भी अगर मान के चलते हैं, नेतन्याहू का हौसला पस्त हो चुका है अमेरिका में सिविलियन मार्चेस से, लंदन में सिविलियन मार्चेस से, पेरिस और इटली में सिविलियन मार्चेस से। सरकारें कुछ भी कहते रहे, उसको पता लग रहा है कि लंदन की सरकार चाहे कितना भी तैश में आए, वो अपने वोट बैंक्स को नहीं खोना चाहेगी। ये जो लोग आ रहे हैं ये फिलिस्तीनी नहीं है, ये विलायती लोग हैं, गोरे लोग हैं। ये नहीं क्या कह रहे कि एशियन लोग हैं, काले लोग हैं, पीले लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं जो पैलेस्टीन के लिए, शांति के लिए सड़क पर आए, एक में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में आए। वो बड़ा मॉरल प्रेशर तो है ही, एक पूरा क्लाउड है नेतन्याहू के ऊपर। और गोलान हाइट के जो बटालियंस थी जिनका नाम गोलान है, गोलान आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ से एक तरह की पहाड़ी है और नीचे सीरिया है। तो वो गोलान खुद सीरिया का हिस्सा है, सीरिया कहते हैं, गोलान खुद सीरिया का हिस्सा है। गोलान हाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, गोलान हाइट्स, जी जी हाँ। वो बहुत दिन पहले, बहुत सालों पहले इसराइल ने वहां पर नाकाबंदी की हुई थी ना, एक तरीके से फोर्टिफाई किया हुआ था उसको। तो उसके नाम पर जो फौज उन्होंने लगाई है इनिटे, मगर क्योंकि मेरे को और आपको इमीडिएटली नाच रहे वगैरह नहीं कबूल करना चाहिए एक तरीके से, क्योंकि फौजें हैं ये, चाहे हिंदुस्तान की भी फौज हो। अगर कोई फौज कहती है हम नहीं लड़ेंगे तो उसके कमांडर को तो मेरा ख्याल है फील्ड में ही कोर्ट मार्शल हो जाएगा। क्या इसके ऊपर सेकेंडरी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कि कोर्ट मार्शल हो रहा है या कुछ और? क्योंकि अगर इजराइल की फौज भड़क गई सरकार के खिलाफ तो क्या करा जाएगा? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड ने 2 दिन पहले कहा है कि इजरायली सरकार और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में तालमेल नहीं है, भरोसा नहीं है एक दूसरे पर, और ये बहुत लंबे वक्त तक नहीं जारी रह सकता। तो उससे भी कुछ इशारे तो मिल रहे हैं। इशारे तो मिल रहे हैं, और उसमें हिस्ट्री के लिए इमीडिएट एग्जांपल्स तो पाकिस्तान है। वहां पे जब भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स और प्राइम मिनिस्टर के बीच में नहीं होता तो प्राइम मिनिस्टर को फौरन अपना बोरिया बिस्तर बंद करके जाना पड़ता है। बाकी देशों में भी ऐसा होता है। ये जो देश हैं जिनका वजूद मिलिटराइजेशन के ऊपर काबिल हुआ है, इनको फौज चाहिए। और आज की तारीख में जिस तरीके का स्ट्रक्चर है इसराइल का, वहां पे हर नागरिक 18 साल से जो ऊपर है फौजी है, कोई सिविलियन नहीं है वहां पर, या तो बच्चा है या फौजी है। तो वहां पर कितने दिन तक चलेगा? प्राइम मिनिस्टर्स, वहां के सारे प्राइम मिनिस्टर्स आर्मी के अफसर रह चुके हैं, कोई छोटा अफसर कोई बड़ा अफसर। सारे डिफेंस मिनिस्टर्स पहले जनरल थे या कर्नल थे। तो मैं क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी को भी एक तरीके से दूसरी निगाह से देखता हूँ, उसकी अपनी एक लॉजिक भी होती है। फौज को अगर वो सोच रही है कि बेइज्जती होगी, हथियार कम पड़ रहे हैं, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, लोगों की जो उसको दुआ चाहिए वो नहीं मिल रही। दुआ का मतलब है कि सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, वो जब अपने लोगों का नहीं मिल रहा है तो फौज कहेगी हम लोगों के साथ रहेंगे। सरकार तो आती जाती रहती है, और इजराइल में तो सरकार वाकई आती जाती रहती है। अच्छा जॉन दयाल साहब, आखिरी एक सवाल, भारत के मीडिया ने जिस तरह से जंग शुरू होने के बाद इजराइल की ताकत की बहुत ज्यादा
शोर मचाया था और ऐसा लग रहा था शायद एक हफ्ते में हमास खत्म हो जाएगा, गाजा खत्म हो जाएगा। ये जो भारत के मीडिया के लोग हैं, अब कहां मुंह छुपा पाएंगे? इनके लिए कोई राय मशवरे के तौर पे अगर आप कुछ बता पाए। इन सबसे 30 साल बड़ा हूं कम से कम उम्र में, तो व्यक्तिगत मेरे को शोभा तो नहीं देता कि इनको डांटूं, मगर इतने गंवार एंकर्स मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। बड़े बड़े एंकर अमेरिका के देखे जिन्होंने इसका इजाद किया है, जिस पे आज आप बैठे हुए हैं कर रहे हैं, इसका इजाद जिन लोगों ने किया है उनकी शान देखी थी। अब ये तो गंवार, इसको पहली बात तो इनको पता नहीं ज्योग्राफी क्या है, वहां कभी गए नहीं है, पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं है। जो इनके पास आता है या पीएमओ भेज देता है उसको रटा रटाया भेज देते हैं। ये जो आदमी हिंदुस्तान की खबरों को, जिनको हम खुद जानते हैं, देखते हैं, उनको ठीक से हमको बता नहीं रहा है, इजराइल की बात क्या बताएगा? तो मैं तो उनको बिल्कुल एक तरीके से छूता भी नहीं हूँ। और क्योंकि खुद पत्रकार हूँ, आप ही पत्रकार है, हम दोनों को मेरा कह रहे कुछ हद तक शर्म आती होगी कि हमारे हम पेशा, हमारे जात भाई कितनी बदतमीजी और कितना गंवारपन दिखा रहे हैं, तो शर्म आती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। आपने मीडिया के लोगों के बारे में भी जो बताया, वाकई शर्म की बात है जब हम अपने आप को भी पत्रकार समझते हैं और उन्हें भी पत्रकार समझा जाता है, तो ये एक शर्मी, एक वाकई बहुत ही एम्बेरसमेंट जैसी हालत होती है। और आम लोग जो जर्नलिस्ट नहीं है वो तो बहुत ही जनरल सी बात कह देते हैं कि सब पत्रकार शायद एक जैसे हैं। और उसका एक फायदा भी है, उसकी वजह से आपके चैनल को और ऐसी और चैनल्स के ऊपर इनका वजूद बढ़ गया है और लोगों का इनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया है। ये बड़ी बात। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।